नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वीबी राम जी पर। देश भर में मचे बवाल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह राज्यों का हित होगा, प्लानिंग से इसमें काम होगा। पहले प्लानिंग नहीं होती थी, इसी के जरिए करप्शन था, अब ये नहीं होगा। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, बाकायदा सैटेलाइट इमेज और ऐप के जरिए भी इस पर निगरानी होगी। प्लानिंग के साथ में होगी, सोशल ऑडिट भी होगी, तो बाकायदा वेरीफाइड होगी। बदलाव किए गए हैं, इस पर भरोसा करना चाहिए कि प्रदेश हित में है, जनता के हित में है, देश हित में है, क्योंकि इससे एसेट्स तैयार होंगे और 60-40 के रेशो में एक राज्यों की लाइबिलिटी भी बनेगी कि वो भी जिम्मेदारी के साथ में अपना निर्वहन करेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। अब लगातार इस मुद्दे पर जब पार्लियामेंट में ये पेश किया गया था, उस पर बहस हुई और अब एक्ट भी बन चुका है, तब से काफी मुझे लगता है कि आप लोगों के भी कान पक गए होंगे इस पे चर्चाएं सुन सुन के। लेकिन एक बार फिर हम आज मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस पे क्या कुछ कहना है उसको लेकर चर्चा करेंगे। भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब है, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने हर चीज को बड़ा खुलकर के बताया है कि क्यों जरूरी था और क्या बेनिफिट राजस्थान को होगा। मैं यही कहूंगा कि बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे। मनरेगा एक ऐसा कानून था जिस कानून के अंतर्गत लोगों को जो रोजगार था वो रोजगार मांगने का अधिकार था। जिस तरीके से राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन था, उसी तरीके से राइट टू वर्क था। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण लोगों के आजीविका पर जो कुठाराघात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसका कई कहते हैं ना कि मतलब उसका तो एक तरीके से पाप मढ़ लिया इन्होंने अपने ऊपर। वो मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। क्योंकि ना ही तो इन्होंने किसी तरह की कोई कैबिनेट में इसको डिसीजन को पास कराया, ना ही इन्होंने मिनिस्ट्री से किसी तरह की कोई वो नॉलेज ली उसमें कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। इन्होंने मनरेगा को पूर्णतः खत्म कर दिया और एक नया विकसित भारत ग्रामीण रोजगार कानून लेकर आ गए, जिसे वीबी राम जी के नाम से ये जाना जा रहा है। भरत जी, एक मैं बीच में आपको टोक रहा हूं सवाल। आपने एक बात कही कि ना तो किसी अधिकारियों से बात की, ना किसी से बात की। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी सरकार कोई एक्ट बिना एक्सरसाइज के कैसे कर सकती है? देखिए, क्योंकि विदाउट एनी कैबिनेट, विदाउट एनी मिनिस्टर, विदाउट एनी कैबिनेट डिसीजन, ये डायरेक्ट सीधे के सीधे इसमें लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को। क्योंकि जिस स्टैंडिंग कमेटी ने, जिसके खुद कल्याण जी बीजेपी के जो नेता थे वो जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था मनरेगा एक ऐसी योजना है जो पलायन को रोक रही है, जो वहां पे असेट्स क्रिएट कर रही है और जो ग्रामीणों की इनकम को बढ़ा रही है। उसका कारण कि आज अगर योगेंद्र जी को रोजगार की जरूरत है तो योगेंद्र जी आज अपनी ग्राम पंचायत में जाकर रोजगार मांगेंगे और 15 दिन के अंदर यह मैंडेटरी था कि आपको रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन इस कानून के तहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि पूरे स्टेट के अंदर किस जिले, किस ग्राम पंचायत के अंदर आपको काम देना है, प्लस किस कैटेगरी में काम देना है। पहले कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं थी, अब आपने कैटेगरी डिसाइड कर दी। और थर्ड पॉइंट कि आपको 60-40 का रेशियो रखना है और अगर आपके पास फंड होगा तभी आपको काम दिया जाएगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो सब नियम लगाए, ये नियम ऐसे कठोर नियम बना दिए जहां अब काम की गारंटी नहीं है। तो ये सरकार जो महात्मा गांधी के नाम के साथ खेलना चाहती है, महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का काम करना चाहती है। वो कहते हैं ना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के क्यों मिटाना चाहेंगे, ये बताइए आप। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? महात्मा गांधी का हत्यारा कौन? तो नोटों पे तो गांधी जी हैं अभी। बिल्कुल, ये वहां से नहीं हटा सकते, ये वहां से नहीं हटा सकते नोटों पर से गांधी जी। जो वीजी राम के अंदर नोट दिए जाएंगे ना, उस पे भी गांधी जी हैं, तो आप वहां से नहीं हटा सकते। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए उनको हटाने का। चले मैं गर्ग साहब से जवाब दिलवा दूं। गर्ग साहब, आपको पहला एक तो बड़ा लगातार कांग्रेस का कहना है कि गांधी जी से नफरत है भाजपा को, और अभी आपने सुना भी, मैं क्वेश्चन को नहीं दोहराऊंगा। दूसरा, इसमें जो काम की उसमें जो कह रहे हैं कैटेगरी बनाई गई है उसमें बड़ा नुकसान है, आम पब्लिक के हितों पर कुठाराघात होगा, ये लगातार कांग्रेस एक आरोप लगा रही है। देखिए, गांधी जी से नफरत तो कांग्रेस करती है। अगर गांधी जी से इनको सच्चा प्यार होता तो नरेगा स्कीम तो सितंबर 2005 के अंदर आई थी, तभी महात्मा गांधी जी का नाम आ जाना चाहिए था। क्यों 2009 के अंदर महात्मा गांधी का नाम जोड़ा? जब 2009 में चुनाव हो रहे थे तब नाम जोड़ा। तो कौन महात्मा गांधी के प्रिय हैं वो तो समझ में आ रहा है।
अगर आपको इतना ही लगाव था तो फिर हिंदुस्तान में 600 योजनाएं हैं जो गांधी परिवार के नाम से चल रही है। महात्मा गांधी जी के नाम से तो चल रही, लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, फलाने गांधी, पूरे आपको 600 योजनाएं बता देता हूं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो भी चीज हो, सब एक गांधी परिवार के नाम से चल रही है। तो गांधी के तो दुश्मन ये लोग हैं। परिवार तो आप ही के साथ है। नहीं, संजय गांधी तो कांग्रेस ही था साहब। तो मैं ये कह रहा हूं कि गांधी के दुश्मन तो ही है। फिर दूसरा ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आई कि हमारी सरकार आने के बाद, मतलब टोटल जो मनरेगा के अंदर टोटल खर्चा हुआ 11,75,000 करोड़ रुपए का। 11,75,000 करोड़ रुपए में से 8,53,00,000 भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में खर्च हुआ है। इनके टाइम पे 3,23,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। किसने ज्यादा खर्चा किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले क्या था कि कोई बायोमेट्रिक कुछ नहीं था, कोई नए अकाउंट में ट्रांसफर होता था, केस में ट्रांसफर होता था और उसमें भ्रष्टाचार होता था। जो मजदूर था उस बेचारे को पैसे नहीं मिलते थे, उसको पैसे नहीं मिलते थे। जो राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि वो 1 रुपया चल के 85 पैसे, तो वो पूरा की पूरा भ्रष्टाचार में जा रहा था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने जनधन अकाउंट खोले, 55 करोड़ जनधन अकाउंट खोले। 55 करोड़ जनधन अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है और उसको बेचारे मजदूर को उसको उसमें फायदा हो रहा है। अब हो क्या रहा था कि हमने उस स्कीम में जो पहले 100 दिन थी उसको 125 दिन कर दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता राम जी से इनको नफरत क्यों है। ये बार बार राम जी का जैसे नाम लेते हैं आग बबूला हो जाते हैं। फिर दूसरे कह रहे साहब कैबिनेट में नहीं है। अरे भाई संसद में तो डिस्कशन हुआ था ना, कहां चले गए थे राहुल गांधी जी? कोलंबिया जर्मनी क्यों भाग के चले गए थे? जब संसद में डिस्कशन होना था तब वहां रहना चाहिए था उनको, पर नहीं थे राहुल गांधी जी। अगर मान लो आपको इतनी तकलीफ थी तो राहुल गांधी जी को उस टाइम पे रहना चाहिए था। दूसरा, हमने 100 दिन से 125 दिन कर दिया, हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया, हमने जल संरक्षण से जोड़ दिया, उसको रोजगार से जोड़ दिया, प्राकृतिक आपदा से जोड़ दिया। तो इसमें तकलीफ कहां है? ये तो अच्छी योजना है। फिर केंद्र सरकार जो पैसा देगी उसमें कोई कटौती नहीं है। केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया उतना देगी, उससे ज्यादा ही पैसा देगी। हमने तो 1,20,000 करोड़ रुपए तक प्रतिवर्ष भी खर्चा किया है। आपने 36,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर दिया तो बता दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने 1,20,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा किया प्रतिवर्ष। तो हम गारंटी दे रहे हैं कि साहब 125 दिन देंगे, हम गारंटी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार का पैसा रुकेगा नहीं। जो आपका 40% है वो 40% में भी केंद्र सरकार से दूसरी योजनाओं का पैसा आता है, वही पैसा खर्च करना है। हम तो एक जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी तय करना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व हो। फिर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में 6% का खर्चा था, उसको बढ़ा के हमने 9% इसीलिए किया कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाए। हम वहां के मजदूरों को बायोमेट्रिक करना चाहते हैं। तो अगर मान लो उस पर भ्रष्टाचार रुकता है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? कांग्रेस को हमेशा जब भ्रष्टाचार रुकने की बात आ जाती है या भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है तब जाके कांग्रेस आग बबूला हो जाती है, तब परेशान हो जाती है कि यार ये क्या हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि ये जी राम जी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, विकसित भारत की योजना है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित बनाना, इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में। फिर दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले 25% बेरोजगारी दर थी साहब ग्रामीण के अंदर, आज 3.9% बेरोजगारी दर है। कैसे हो गई? नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 साल से हमने काम किया तभी तो जाके बेरोजगारी कम हुई ना। वहां पे 3.9% ग्रामीण की बेरोजगारी दर 3.9% है, शहरी बेरोजगारी उससे ज्यादा है। तो नरेंद्र मोदी जी लगातार गांव के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो तकलीफ होती है कांग्रेस। आपका यह कहना है कि 60-40 के रेशो में राज्यों का हित होगा इससे? नहीं, राज्यों का हित ये है ना कि राज्य की जिम्मेदारी तय हो जाएगी, वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और फिर हम कराना तो उसी को था, राज्यों को कराना था, लेकिन पूरा पैसा केंद्र सरकार से आ रहा था, राज्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब राज्य का 40% आएगा तो निश्चित रूप से राज्य की जिम्मेदारी भी तय होगी, वो भी उसमें कि भाई उनका भी पैसा लगा और केंद्र सरकार का। और फिर वो जो 40% है वो भी तो केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं में पैसा भेज रहे हैं। तो इसमें तकलीफ कहां है? मुझे तो ये समझ में नहीं तकलीफ किस बात की। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। देख, बीजेपी अपने तरीके से इसे जस्टिफाई कर रही है कि 60-40 के रेशो में राज्यों की भी जिम्मेदारी रहेगी। केंद्र आधारित योजनाओं में अगर राज्य अपना हिस्सा देते हैं, कई योजनाएं कई केंद्र पे डिपेंड रहते हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं, सड़कों की भी हैं। बीजेपी का आर्ग्यू है कि बिल्कुल इससे मॉनिटरिंग बढ़ेगी, सरकारें ध्यान देंगी। तो क्या लगता है आपको कि कहीं चर्चा भी हुई होगी? तो पहले सरकारें ध्यान नहीं देती थी जब ये राज्य और केंद्र से अनुपात में बजट नहीं आता था तब।
देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद आगे आके कहा कि इससे जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल ये पब्लिक का भी है, खासतौर से विशेषज्ञ भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि राज्यों के पास में पहले से बजट नहीं है यहाँ की विकास योजनाओं के लिए। तो ऐसे में अगर ये 40% भार हो गया, अगर स्टेट के ऊपर इसको भार के तौर पर अगर लिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार कहा जा सकता है। अन्य जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाओं को देख लिया जाए, सड़कों की योजना को देख लिया जाए, 40% हिस्सेदारी से वो जो योजना है उतनी मूर्त रूप नहीं ले पाती है, ये कहीं ना कहीं विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री आगे आके कह रहे हैं कि 40% से पारदर्शिता बढ़ेगी तो अच्छी बात है, और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो और भी अच्छी बात है। इसका पारदर्शिता के साथ में आगे इस योजनाओं को बढ़ाया जाएगा। जियो टैगिंग यहाँ पर हो रही है, और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग किस तरह से हो सकती है ये देखा जा रहा है। ऑडिट करवाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो अब तक जो फेल्योर रहे हैं उसको सुधारने की बात यहाँ पर कही जा रही है। एक बात से आपत्ति जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इसमें काफी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा था। पिछले 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल जरूर कांग्रेस की रही थी, लेकिन 6 साल अगर इस टेन्योर को देखा जाए तो बीजेपी की सरकार रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार शायद अब नजर आया है, ये सुधार जीराम जी वाला अगर मोदी जी के आने के साल भर बाद या दूसरे टर्म में हो जाता तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं स्वीकार करती। और जो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है, इस गंभीरता से शायद कांग्रेस सवाल नहीं उठा पाती, लेकिन कांग्रेस भी आज इसी मुद्दे को लेकर, महात्मा गांधी एक बहाना है, और कांग्रेस ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बताना चाहती है कि गांव के अंदर हमने जो रोजगार दिया था उस रोजगार को आप छीनकर आपके नाम से उस रोजगार को देने के प्रयास कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं सियासी जंग और सियासी लड़ाई इस होड़ की देखी जा रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से केवल एक बात को कह देने से कि केवल कांग्रेस के टाइम पे करप्शन हो रहा था इस वजह से इसे चेंज किया गया, तो देखिए नाम बदलने के साथ में खैर अपने अपने सरकारों का एजेंडा है। कोई बीजेपी ने गुनाह नहीं किया या बीजेपी ने पहली बार नहीं किया, कांग्रेस भी करती आई और बीजेपी भी कर रही है। किसी भी योजना का नाम बदले बिना भी अगर उसके फीचर्स आप चेंज कर रहे हो, उसका कंटेंट चेंज कर रहे हो, तो बिना नाम के भी हो सकता है। उसमें कहीं कोई बात नहीं कि नाम चेंज करने के बाद ही वो मूर्त रूप लेगी, ये बात गले नहीं उतरती है। पर मैंने पहले भी कहा है कि कोई बीजेपी ने ऐसा गुनाह नहीं किया, कांग्रेस भी करती है नाम बदलने के, बिल्डिंगों के नाम बदलने के, योजनाओं के नाम बदलने के। खैर अभी अपने अपने राजनीतिक दलों का अपना एजेंडा है। चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अभी जो आपने सुना गर्ग साहब को भी, एक तो करप्शन के चार्जेस लगाए कि कांग्रेस के वक्त करप्शन था, और करप्शन के साथ साथ को प्लानिंग नहीं थी, सोशल ऑडिट भी प्रॉपर तरीके से नहीं थी जिसको एक आधार बनाया जाता था। लेकिन अभी तक ये कोई नहीं कह पा रहा, ना तो आपके वक्त भी मजदूरों का एक ही सवाल था कि पैसे इसी तरह से मिलेंगे या कुछ बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां अमित शाह जी अपने बगल में शुभेंद्र अधिकारी को बैठाकर ये कहते हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। वो वही शुभेंद्र अधिकारी थे जिनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी ने किया था, और अपने जो चैनल है बीजेपी के, जो ऑफिशियल चैनल है, उन ऑफिशियल चैनलों पर चलाकर उन्होंने आरोप लगाए थे, और आज वो उनके वहां नेता प्रतिपक्ष है। आपने सोशल ऑडिट की बात की, आपको पता हो भारतमाला और ये जो आयुष्मान कार्ड है, इस आयुष्मान के ऊपर किस तरीके से फर्जीवाड़े का सीएजी रिपोर्ट में बताया गया था कि इसमें घोर भ्रष्टाचार है, और जिन ऑडिटर्स ने इस चीज को एक्सपोज किया था, उन जो भी ऑडिटर थे उन ऑडिटर्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन में ये धुलाकर करप्शन को लेकर आते हैं। अब आपने कहा पेमेंट की, तो देखिए जो ग्रामीण एरिया था उस ग्रामीण एरिया के अंदर पेमेंट ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन डिले होता था। लेकिन मैं खुद वहां पर मैंने खुद ने ये चीजें देखी कि मेरी जो दादी थी वो भी मनरेगा में काम करती थी, तो काम के लिए उन्होंने फिक्स नहीं हुआ चीजें होती थी। जैसे स्किल्ड लेबर की आज जरूरत है कि साहब स्किल्ड लेबर होगी तभी आपको मिलेगा। या जब कोविड आया तो कोविड के अंदर जब लोगों का पलायन अपने गांव में हुआ, तो उस गांव में जाकर वो चाहे किसी भी तरह का काम हो, चाहे इंटरलॉकिंग का काम रहा, चाहे पेड़ कटाई का काम रहा, चाहे सफाई का काम रहा, या स्कूल का, बावड़ी का, जीर्णोद्वार का, कोई भी काम रहा, उस काम में उनको 15 दिन का मिलता था और पूरे परिवार को उसमें पूरे महीने काम मिल जाता था। लेकिन आज जो नियम कायदे कानून बनाए गए, सवाल इस बात का यह आता है कि आपने गारंटी को खत्म क्यों किया। इसका जवाब गर्ग साहब दे कि जो 100 दिन की गारंटी थी, एक राइट था लोगों का काम मांगने का, वो आपने बंद कर दिया। दूसरा आपने ये कहा कि हम जो नोटिफाई करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस ग्राम पंचायत को, हम वहीं पर काम देंगे, इसके अलावा आप काम क्यों नहीं देंगे। अगर जयपुर की किसी ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति को काम की जरूरत है और वहां पर वो नोटिफाई नहीं हुआ तो उसको काम नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो 60-40 आपका जो सवाल है, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि
रोजगार की जो गारंटी है वो स्थिति बनी रहेगी, बाकी 25 दिन का एडिशनल जॉब और मिलेगा। ये पहले 100 था, 125 सर दिन मिलेगा तो तब ना जब सरकार नोटिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया हम अभी नोटिफाई नहीं कर रहे और आपको काम की, पहले डिमांड ड्रिवन थी ये प्रोग्राम, अब डिमांड ड्रिवन नहीं है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। यानी ये मान लीजिए कि जब तक वैकेंसी ही नहीं निकली तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते ना जॉब के लिए। पहले आप जॉब अप्लाई करिए और आपको काम मिल जाया करता था। अब तो ये पहले काम को वैकेंसी निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे ना, उसके बाद काम मिलेगा। यानी अगर आज भरत कुमार को काम की जरूरत है तो भरत कुमार को वेट करना पड़ेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देती। और वो भी किस जिले में नोटिफाई करेगी, उसी जिले की ग्राम पंचायत में आपको काम मिलेगा। तीसरा, 60-40 का रेशियो करने की कहां जरूरत थी। आज स्टेट गवर्नमेंट पहले ही कई तरह के कर्जों के साथ बोझ में दबी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस स्कीम को 40% की बात कह रही है, आपको लग रहा है ये हो पाएगा? ईआरसीपी के ऊपर बड़े बड़े इन्होंने वादे किए। यही मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने पूर्वी राजस्थान में ढोल नगाड़े बजाते हुए खूब रथ यात्राएं निकाल ली। आज क्या वो ईआरसीपी हो गई है? राष्ट्रीय योजना नहीं हुई, यमुना जल समझौते की डीपीआर नहीं बनी। बड़े बड़े वादे माननीय मुख्यमंत्री जी, भोले आदमी है, उनको पर्ची दिल्ली से आती है जो पकड़ा दी जाती है और वैसे वैसे बरबर करके वो बोल देते हैं, जवाब वो दे नहीं पाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करें क्या? नहीं, पूरे अच्छे से उन्होंने पूरा वो बताया है कि योजना के बारे में उन्होंने बताया। देखिए वो तो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जैसा लिखे लिखावट था ना सोशल ऑडिट। अब उनसे पूछे सोशल ऑडिट होती क्या है, उनसे पूछे एक्ट के बारे में क्या बात होती कर रहे हो है। आप? तभी तो उन्होंने कह दिया था कि नरेगा, जब उनके सरपंच कार्यकाल में नरेगा शुरू नहीं हुई, उन्होंने नरेगा कह दिया था। टीकाराम जूली जी ने बताया था ना, और किस तरह से खिल्ली उड़ी थी आपने भी देखा कि उनके कार्यकाल में तो नरेगा ही शुरू नहीं हुई थी और उन्होंने कहा साहब नरेगा शुरू हो गई। तो किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बेचारे भोले आदमी हैं, उनको जैसा पर्चा दिया जाता है वैसी पर्ची पढ़कर वो बोल देते हैं। जी गर्ग साहब, पर्चे की जहां तक बात है तो पर्चा तो राहुल गांधी को दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी जब हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं या परमाणु बम फोड़ते हैं तो वो पता लगता है कि वो फूलझड़ी बम भी नहीं है। राहुल गांधी जी को पर्चा दिया गया था कि हरियाणा के अंदर में 222 जगह एक ही व्यक्ति के नाम थे और 222 जगह उन्होंने वोट डाला, जबकि वो हकीकत थी नहीं। वो ब्राजील की महिला कभी हिंदुस्तान में आई नहीं और बोले ब्राजील की महिला ने यहाँ पे हरियाणा में वोट डाला। इसी तरीके से एक महिला का बताया कि 20 जगह उसका नाम है, 20 जगह वोट डाला, जबकि उसने कहा कि हाँ मैंने वोट डाला है। तो ये है पर्ची, ये है पर्ची की सरकार। जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद में बोला था जब वोट चोरी हुई थी हम 7 दिन के अंदर उसका जवाब दे देंगे। 7 दिन छोड़ के आज 45 दिन से बाहर आ गए आप, कोई है ही नहीं इनके पास में। ये है पर्ची। तो राहुल गांधी जी को जब पर्ची देते हो या कुछ बताते हो ना, तो उनको बता दिया करो कि साहब ये गलत बोल रहे हो। जब वो कर्नाटक के मामले में आया तो कर्नाटक के अंदर भी फिर सर्वे कराया गया कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, ईवीएम सही है नहीं है। 91 सरकार तो आपकी वहां कर्नाटक में 91% लोगों ने कहा कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए और ईवीएम में कहीं पे कोई खराबी नहीं है, सरकार इनकी और इनकी सरकार ने कराया था। तो ये है पर्ची, ये है राहुल गांधी जी की पर्ची। दूसरा मैं बताता हूं नरेगा में और मनरेगा में क्या हो रहा था। पश्चिम बंगाल में 85 लाख फर्जी जॉब कार्ड डिस्ट्रॉय के, 85 लाख फर्जी जॉब कार्ड आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर। राजस्थान के अंदर सीकर जिले के अंदर वो मजदूरी के पैसे उठा रहा है और वो व्यक्ति बॉम्बे के अंदर काम कर रहा है। तो क्या वो भ्रष्टाचार रुकना नहीं? एक चीज जानना चाहता हूं सर, क्या वो भ्रष्टाचार रुकना नहीं चाहिए? एक चीज में करप्शन रुकना चाहिए क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि केवल करप्शन, योजना में गड़बड़ सब केवल विपक्ष के शासित राज्यों में ही हुई कि जहां पे इसकी अनियमितता आपकी पार्टी की सरकार वहीं पे भी रही? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। देखिए अनियमितता कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उस देखिए मैं इस बात से सहमत हूं कि वो उसका प्लान वे में होगी तो बहुत बेहतर होगी। अनियमितता कहीं भी हो सकती है, लेकिन उस अनियमितता को पकड़ के उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जब मान लो किसी मुख्यमंत्री वो स्थायी नहीं है, जब उस मुख्यमंत्री को पता है कि मेरी कुर्सी हिलने वाली है, जब उस मुख्यमंत्री को पता है कि मेरे को 5 स्टार में रहना और मेरी कुर्सी डगमगा रही है, तो वो भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगा साहब? वो तो भ्रष्टाचार होने देगा। हमारे यहाँ पे आने के बाद में उन भ्रष्टाचारों में हमने नकेल कसी है। अब जब भ्रष्टाचार में नकेल रख रहे तो देखिए जी राम जी पे आ जाता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जी राम को सुनिए, सरकार ने, केंद्र सरकार भी एक्ट लेके आई तो एक्सरसाइज की होगी, इसमें मैं खारिज नहीं करता क्योंकि उन्होंने प्लानिंग तो की होगी, जब ही आया कि एजिस्टिस तो नहीं रखा होगा। नहीं वो तो संसद में है, संसद में अभी अगर मान लो मैं आप एक बात को कह रहा हूं आगे, क्योंकि प्लान नहीं हो पा रहा था नरेगा में पहले से, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा नहीं था, असेट्स तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक एजी ऑडिट पैरा आप देखिएगा, आप मुझे एक राज्य बताए बीजेपी शासित है कि जिसमें
नरेगा में अनियमितता नहीं है, वो राज्य बताए, मैं आपको उस पैरा की आपको कॉपी दूंगा। अब मुझे एक राज्य बता दीजिए कि बीजेपी शासित इस राज्य में नहीं हुई, एक राज्य बता दीजिए। मैं योगेंद्र जी यही कह रहा हूं कि हम इसको अमेंडमेंट क्यों लाए, हम इसीलिए अमेंडमेंट लाया कि कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार है उसको रोकेंगे, लेकिन बायोमेट्रिक से मॉनिटरिंग पूरी होगी, राज्यों की जवाबदारी तय होगी, तो ये सब चीजें ला रहे हैं। क्या बायोमेट्रिक से भ्रष्टाचार रुकता है? 100% रुकेगा। नगर निगम के सफाई कर्मचारी बायोमेट्रिक के अटेंडेंस देते हैं, 100% रुकेगा भैया, रुकेगा। आप अगर आप चैलेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा भरत जी, एक बात बताइए, एक बात सुनिए, देखिए सरकारों का अपना अपना एजेंडा होता है, उनको जो लगता है कि बेहतर, क्यों जवाबदेही देखिए उस सरकार की है जो सरकार में बैठा। आप बता दीजिए सुझाव में, क्योंकि देखिए ओपन डिबेट रखी गई थी उस समय, कोई भी बताना चाहिए था कि ये सुनिए बताना चाहिए था कि करप्शन साहब इस तरह से रुकेगा, आप योजना में अगर ये भी एडिशनल चीजें शामिल करें तो विरोध के साथ साथ कुछ सुझाव भी देने चाहिए। आप बताइए कैसे रुक सकता है ये? हो सकता है सरकार आपकी बात पे, देखिए सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तय रहनी चाहिए, लेकिन उस सरकार की अकाउंटेबिलिटी पे कहां बात की जाए जो पहले विपक्ष के अंदर रहे हुए लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगाती है, और जब वो अपनी पार्टी में समाहित हो जाते हैं तो उनको दूल्हा साहब बता देते हैं। चाहे मुंबई, चाहे अजीत पवार हो, अजीत पवार जी ने अभी कुछ दिन पहले संसद चल रही है, आप विदेश चल जाते हो, या बिल पास हो रहा है, आप संसद में भेज नहीं करते हो क्या? मेरे पे ईडी की कार्रवाई की गई थी, अरे तो भैया आप संसद में उठाओ ना, हेमंत सरोन बिस्वा के ऊपर की गई। राजस्थान के अंदर जिन्होंने इन्होंने जो कहते हैं कि साहब एग्जाम में लिप्त थे या जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आज वो जब इनकी सरकार के अंदर आ गई है, एक उंगली उनके ऊपर नहीं उठाते। तो अकाउंटेबिलिटी तो तय तब जब होना जब ये खुद दूध के दूल्हे हो। इनको सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम खत्म करना है। मैं कहता हूं अगर आपको महात्मा गांधी जी से प्यार है, बोले नाथुराम गोडसे जाओ, अगर आप बोले नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बोले नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अच्छा बोले नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। मुझे ये बताओ, बोले नाथुराम गोडसे 2005 में नरेगा 2005 में नरेगा आई थी, 2009 में क्यों किया? मुझे बताइए 2005 में थी, 2009 में क्यों किया? अगर आपको महात्मा गांधी जी से इतना ही प्यार था तो 2005 में करते, क्यों नहीं किया आपने? नहीं, 2009 में चुनाव आए थे सर, इन्होंने शामिल किया लेकिन आपने तो बाहर ही कर दिया। इन्होंने शामिल किया, इन्होंने सुने भरत जी, इन्होंने तो शामिल किया लेकिन आपने तो बाहर ही कर दिया। सब कब हमने, अरे महात्मा गांधी हमारे दिल में बसे हुए हैं, महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी हमारे दिल में बसे हुए हैं। महात्मा गांधी योजना में नहीं बस रहे, योजना में नहीं बस रहे। और क्या इसमें कहां पे किसी नेता का नाम हो तो बता दीजिए, इसमें किसी नेता का, इनको राम जी से प्रॉब्लम है, इनको राम जी से प्रॉब्लम है, देखिए इनको राम जी से प्रॉब्लम है, हमने राम जी का शब्द लगा दिया तो इनको राम जी से प्रॉब्लम। ये है मानसिकता, बोले नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। आप बोले नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, राम जी नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, आप इनके खिलाफ बिल्कुल बोलिए नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं अभी मान जाऊंगा कि वीबीजी राम बिल्कुल सही है, वीबीजी राम बिल्कुल सही है, तो बोल दीजिए नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए ना। गांधी, आप नहीं बोलेंगे, महात्मा गांधी जी का तो तिरस्कार करने वाले आप लोग हो, तो बोलिए ना नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। उस दिन नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद है या नहीं है? चलिए आपने 19 नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद है या नहीं है? चाइना को दे दिया था, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद है या नहीं है? आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, ये आपका दौरा चाल चरित्र है, ये दौरा चाल चरित्र है। महात्मा गांधी जी का अपमान करने वाले आप लोग हैं। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। खैर देखिए, योजना का कितना लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसका पता लगेगा, पब्लिक को कितना बेनिफिट मिल पा रहा है। लेकिन एक चीज जरूर इसमें मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर के साथ में जो जोड़ा है इन्होंने, वाकई जब खेतों की कटाई होती है तो मजदूरों को तरस जाते हैं लोग। पैसा भी मिलेगा उनको, क्योंकि नरेगा में इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस खेत में काम करने जाएंगे तो पैसा मिलेगा। एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कई बार खेत वाले परेशान होते थे, मजदूर नहीं मिल पाते थे, लोग छुट्टियां ले लेकर के अपना काम निकालते, क्योंकि फसल को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। दूसरा, जब तक ये चुनावी सिलसिला है, कहीं पे भी कुछ चलेगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी तरह के डायलॉग तो चलते रहेंगे। और अक्सर हमने देखा है कि जब भी नाम बदलने की सियासत रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सियासी लाभ जरूर रहा है। कांग्रेस राज में बदले गई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की राज जब आए हो तो जिसका दाव लगता है वही करता है, जिसका दाव लगता है वो नाम बदलता भी है, और नाम बदलकर उस योजना में छोटा मोटा बदलाव करते हुए उस पर तमगा लगाता है कि ये योजना अब हमारी हो गई है। तो मुझे लगता है, जहां तक नरेगा मनरेगा का सवाल है और इस योजना का नाम बदला गया है, कई बार सदन के अंदर कांग्रेसी भी घेर लेते थे सत्ता पक्ष को कि आपने इस योजना को गड्ढे खोदने वाली बताया था,
अब क्या होगा, अब आप इस योजना को बढ़ा रहे हो, कोरोना में बेहतर काम किया, लेकिन यहाँ पर कुछ मॉड्यूलर हो जाएगा। अभी नरेगा मनरेगा योजना को लोग भूल जाएंगे। अब जी राम जी ये योजना नए फ्लेवर के साथ में आएगी और केंद्र सरकार कह पाएगी कि हमने इस योजना को इस तरह से लागू किया कि अब रोजगार भी मिल रहा है, बढ़ावा रोजगार मिल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता है, लोगों की जेब में सीधा पैसा जा रहा है, पूरा पैसा जा रहा है, इसमें कोई ना तो कटौती हो रही है और ना कहीं कोई जो कमी है वो यहाँ पर रह पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट जो है वो बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है, इसमें यहाँ पर देख रही है। चले, नाम बदला गया है लेकिन काम का पता अब अगले फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा, क्योंकि इसका एक्ट तो बना दिया गया है, इसका बजट एलोकेशन होगा, फिर उसके बाद प्लानिंग बनेगी, तो टाइम लग सकता है। अब देखना होगा कि कितना इंपैक्ट कैसे छोड़ पाएगी, और सबसे बड़ी बात करप्शन को लेकर के है, अनियमितता को लेकर के, वो भी कितनी रुक पाएगी, इसकी भी हम 1 साल बाद में समीक्षा करेंगे। और रुकनी चाहिए, अगर पूरी प्लानिंग से और मॉनिटरिंग के साथ होगी तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन देखना होगा कि इंपैक्ट कितना आता है इसका। सभी का शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।